Welcome back to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. So today is 16th October and it is celebrated as World Food Day. और इस बार के वर्ल्ड फूड डे का थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड. और इसी थीम से रिलेटेड आज हमारे न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जिसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज न्यूज़पेपर वीडियो. तो हम सबको ये एक आइडिया है कि जब विंटर्स आती हैं तो विंटर्स से बचने के लिए कुछ एनिमल्स वार्म प्लेसेस में जाकर सो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विंटर स्लीप, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइबरनेशन. लेकिन क्या आपको मालूम है देयर आर ऑल्सो सम एनिमल्स जो कि समर से अपने आप को बचाने के लिए समर स्लीप में चले जाते हैं, और इस समर स्लीप को कहा जाता है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है. ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है. ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जहाँ पे ड्रॉट्स आ जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में कुछ एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए समर स्लीप में चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही इनएक्टिविटी की स्टेट आ जाती है, उनकी बॉडी बहुत ही स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रन करते हैं, और जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं. Now as you can see in this picture, this is a desert tortoise, और ये भी समर्स में बहुत ज़्यादा डीप बरोज डिग करते हैं और वहाँ पे जाके समर मंथ्स में सो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन. सिमिलरली लैंड पे कुछ स्नेल सील्स होती हैं, वो भी अपने शेल्स में अपने आप को एनक्लोज कर लेती हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हाई टेम्परेचर. देयर इज दिस अफ्रीकन लंग फिश जो भी एस्टिवेशन करती है. इस आर्टिकल का आइडिया ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. So let's quickly go through the major differences between estivation and hibernation. तो हाइबरनेशन की अगर बात करें, इट इज विंटर स्लीप, whereas estivation is summer sleep. We are clear about that. हाइबरनेशन का जो पीरियड होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, whereas एस्टिवेशन समर्स में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है. हाइबरनेशन विंटर्स में बचने के लिए है, तो इसके लिए एनिमल्स अपने लिए वार्म प्लेसेस को ढूंढते हैं, whereas एस्टिवेशन समर स्लीप के लिए है. सो फॉर दिस एनिमल्स विल लुक फॉर मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस टू स्लीप. इन हाइबरनेशन मेन आइडिया इज कि लो टेम्परेचर से बॉडी डैमेज को बचाना है, whereas एस्टिवेशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर से बॉडी डैमेज को बचाना है, प्लस एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होने देना. सो दिस इज द आइडिया ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन मेनली वार्म और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे कि बैट्स, कुछ मैमल्स, बर्ड्स, ये शो करती हैं, whereas estivation cold blooded animals like snails, earthworms, frogs ये शो करते हैं. तो सोल मोटिव है कि वाटर लॉस को बचाना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी और अपनी एनर्जी बचा के रखनी है. एस्टिवेशन मेनली ऐसे एनिमल्स जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ड्राई क्लाइमेट आता है, तो ये जो स्कार्सिटी ऑफ फूड और जो वाटर क्रिएट हो जाती है, इससे बचने के लिए एस्टिवेशन एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है. मूविंग अहेड, आप आज के न्यूज़पेपर में ये एक ब्राइट शाइनी रिंग की पिक्चर देख सकते हैं. वेल, दिस पिक्चर इज ऑफ सोलर एक्लिप्स. तो सैटरडे को हमने सोलर एक्लिप्स देखा जो कि एनुलर सोलर एक्लिप्स था, और ये जो पिक्चर है ये मेनली वेस्टर्न यूएस, सेंट्रल साउथ अमेरिका, वहाँ पे प्रोमिनेंटली ये एक्लिप्स को देखा गया. क्या होता है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण क्या है, किस तरीके से ये डेवलप होता है, इसे हम ब्रीफली समझेंगे. नाउ सोलर एक्लिप्स, जिसे हम कॉमनली हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये कंडीशन तब क्रिएट होती है जब हमारा सन, मून और अर्थ ये तीनों लाइन अप हो जाएं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं. इस पोजीशन को कहा जाता है
Syzygy position. Syzygy position means when these three bodies, sun, moon and earth, ये एक लाइन में लाइन अप हो जाए और इन्हीं की अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्लिप्स होगा। तो अगर हम सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, ये तब होता है जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाए, मून आ जाए। तो बेसिकली जब आप अर्थ से सन को देखते हैं तो सन हमें पूरा नजर नहीं आता, मून या तो पूरी तरह या कुछ पार्ट जो सन की लाइट का है उसे ब्लॉक कर देता है। तो जब हम अर्थ से सन को नहीं देख पाते तो इसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण। नाउ जब मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ रही होती है और मून सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो यहाँ पे दो जोन्स बनते हैं। एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे फुल शैडो होती है, शैडो गेट्स स्मॉलर और दिस इज द डार्केस्ट सेंटर ऑफ मून्स शैडो। एंड वो लोग जो इस एरिया में होंगे उनको बिल्कुल भी सन नजर नहीं आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज टोटल एक्लिप्स। वेयरएज अगर मून की शैडो थोड़े बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस एरिया को पिनम्बरा कहा जाता है, तो वहाँ पे पूरी तरह से सन ब्लॉक नहीं होगा, हमें पार्शियली सन नजर आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के सोलर एक्लिप्स होते हैं। एक होता है टोटल एक्लिप्स कि भाई आप अर्थ पे हो और बिल्कुल भी आपको सन नजर नहीं आ रहा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टोटल एक्लिप्स। ये कब होगा? इसके लिए एक चीज आपको समझनी होगी। आप ये मून की पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है? फॉर टोटल एक्लिप्स टू हैपन मून अर्थ के बहुत क्लोज होना चाहिए, जिस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिगी। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट इज पेरिगी? पेरिगी इज दैट पोजीशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज मिनिमम। तो जब मून अर्थ के बिल्कुल पास होता है तो वो ज़्यादा सनलाइट ब्लॉक कर देता है और हमें बिल्कुल भी अगर सन नज़र नहीं आता तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है टोटल एक्लिप्स। वेयर एज जो पिक्चर हमारे पास आज के पेपर में आई है दैट इज अबाउट एनुलर एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत सन की पेरिफ्री नजर आती है, आउटर मार्जिन सन की नजर आती है, बट पूरा सन नजर नहीं आता। तो हेयर यू कैन सी अ डिफरेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं मून का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू द केस ऑफ टोटल एक्लिप्स। इसीलिए क्या हुआ, मून ने पूरी तरीके से सन को कवर नहीं किया, सन की जो आउटलाइन है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है एंड दिस इज कॉल्ड एज एनुलर एक्लिप्स। वेयर एज पार्शियल एक्लिप्स की अगर हम बात करें तो देखिए सन, मून और आपकी अर्थ एक लाइन में तो है लेकिन अलाइनमेंट पूरी सिमिलर सी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, मून पूरी तरीके से सन की लाइट को ब्लॉक नहीं कर पा रहा, देयरफॉर कुछ हिस्सा नजर आएगा, कुछ हिस्सा नजर नहीं आएगा। तो ये जो एक्लिप्स हमारे पास बनता है इसे हम कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स। सो ये अलग अलग तरह के सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। सो रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट सर्वे हुआ एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे इंडिया में जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, अगर हम Q2 की बात करें, मतलब अगर हम जुलाई से सितंबर तक के क्वार्टर की बात करें, तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज हो चुकी हैं, स्लो डाउन हो चुकी हैं। चाहे हम इसे फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो भी इन्वेस्टमेंट्स कम हुई हैं, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो भी इन्वेस्टमेंट्स में डिप हुआ है। ये एक सर्वे ने हमारे पास सामने रखा कि भाई चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो वो डिक्रीज हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें भी डिक्रीज देखने के लिए मिला है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हुई है। तो ये सर्वे की फाइंडिंग हमें दी गई है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें इकोनॉमी के जो हम बेसिक्स क्लियर हों। पहली बात हमें पता हो कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है एंड व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का आपस में क्या रिलेशन है और इंडिया में किस तरह से अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अगर हमें ये क्लियर है तो ये ट्रेंड हम याद रख पाएंगे कि इस क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट्स हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम हुई हैं।
तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? देखिए, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। किसी ने कोई स्टॉक बाय किया, कोई बॉन्ड लिया या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। बेसिकली हमने एक एसेट क्रिएट किया और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इट विल जनरेट इनकम, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, राइट? सिमिलरली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। नाउ इस कैपिटल को प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। इस कैपिटल को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को एनहांस किया जाएगा। वो कैसे? अगर कैपिटल है तो हो सकता है न्यू मशीनरीज खरीदी जाए, न्यू इक्विपमेंट्स लाया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, राइट? दिस बिकम्स द की ड्राइवर ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को ये स्टिमुलेट करता है। तो बेसिकली जब एक बिजनेस एक कैपिटल लेकर आता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उससे ज़्यादा आउटपुट आती है, हायर इकोनॉमिक आउटपुट, हायर इनकम। ये रोल है इन्वेस्टमेंट का। दिस इज इन्वेस्टमेंट। And therefore, it is very important for us to have a clear idea कि GDP, which is gross domestic product, और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है। देखिए, इकोनॉमी में दिस रिलेशन इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि हमने भी पीछे भी बात की कि किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर कौन है? इन्वेस्टमेंट। अगर हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे डेफिनेटली हाई इकोनॉमिक आउटपुट होगी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिसे कि हम जीडीपी से मेजर करते हैं। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, हायर द इन्वेस्टमेंट हायर वुड बी द जीडीपी। बिजनेसेस, जैसे कि हमने बोला, नई मशीनरीज लेकर आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगी, राइट? इसका एग्जाम्पल हमने देखा 1990s में, जब इंडिया ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए। इन रिफॉर्म से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ गई। पर्टिकुलरली हमारा जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, यहाँ पे बूम आया इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट बहुत बड़े स्तर पे हुई। एंड अर्ली 2000s में इंडिया की जीडीपी 8% से ज़्यादा तक पहुंच चुकी थी। एंड इसी का ऑपोजिट हमने देखा 2008 और 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, व्हेन देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, दैट लीड्स टू स्लोअर ग्रोथ एंड दिस कैन इवन लीड टू रिसेशन, जो कि हुआ ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जिसमें जो बिजनेसेस थे दे कट बैक ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि जीडीपी कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। एंड इससे ज़्यादा डिटेल में आप अपनी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे, डेफिनेटली इन वीकली करंट अफेयर्स एज वेल। यू शुड नो कि कितने टाइप्स की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो सकती हैं। या तो देखें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, या फिर कह लो कि कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में इन्वेस्ट अगर कर रही है, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कुछ फंड्स इन्वेस्ट किए, किसने? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किए या फिर कंपनीज ने किए, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देन वी ऑल्सो हैव एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडियन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। देन देयर इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज की एरिया ऑफ फोकस, चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टर्स हों या प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। देन देयर इज ऑल्सो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये लगातार इंडिया में ग्रो हो रही है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब कोई ऐसी जगह पे ओनरशिप लेना या ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी एंटिटी में इंटरेस्ट लेना जो कि पब्लिकली अभी लिस्टेड नहीं है या फिर वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। इट्स अ प्राइवेट इक्विटी। तो ऐसे एरियाज में भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, राइट। सो यहाँ से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के हाउ दैट अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी। सो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट।
Our next article is related to Israel-Hamas war. Now see, the question is कि अभी जो current situation चल रही है, the war, the civilian attacks, people are being taken as hostages. Is there any international law when it comes to this? So this article in our today's newspaper talks about the laws of war. Now, जब लॉज ऑफ वॉर की बात आती है तो हमारे पास यहाँ पे दो सेपरेट लॉज मेनली आते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या फिर वो कब कंट्रीज फोर्स यूज कर सकती हैं इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस. इसे कहा जाता है जस एड बेलम. व्हाट आर दोज कंडीशंस व्हेन अ कंट्री कैन यूज फोर्स. और इसे रेगुलेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस चार्टर, राइट. सेकंड लॉ इज कि अगर वॉर शुरू हो चुकी है, हाउ दैट वॉर शुड बी फॉट. कौन कौन से मिलिट्री एक्शंस अलाउड हैं, परमिसिबल हैं. दैट इज कॉल्ड एज जस इन बेलो. ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट हाउ अ वॉर शुड बी फॉट. ओके, अब एज्यूम करते हैं कि ये जो पहली कंडीशन है, कंट्री ने जस्टिफाई कर दिया अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर दैट दे विल यूज फोर्स, बट स्टिल उन्हें जस्ट इन बेलो की ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करना होगा कि फोर्स भी एक इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे यूज करनी होगी. दैट इज आवर सेकेंड लॉ, जस्ट इन बेलो. एंड फॉर दिस कि किस तरह से फोर्स यूज करनी है और लॉ ऑफ वॉर के लिए हमारे पास आता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, जिसमें कि वो रूल्स दिए गए हैं विच हैज़ टू बी फॉलोड ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसे डिराइव किया गया है थ्रू जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977. किस तरीके से पार्टीज ने, ग्रुप्स ने अपने आप को कंडक्ट करना है ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसे ये रेगुलेट करता है. देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है और वॉर से ये जो सफरिंग आती है कम से कम सफरिंग्स हो और सिविलियंस प्रोटेक्टेड रहें. दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द कॉज ऑफ फाइटिंग, क्यों वॉर हो रही है, व्हाट इज द रीजन, जो मर्जी हो, बट जो लॉ है कि किस तरीके से वॉर फॉट होनी चाहिए, दैट हैज़ टू बी फॉलोड. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास का, क्या इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा? आंसर इज येस, क्योंकि करंट कॉन्फ्लिक्ट इज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. इजराइल और हमास के बीच में एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड देयरफॉर ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये इसके ऊपर अप्लाई होगा. बिकॉज इंटरनेशनल लॉ जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. एक तो होता है इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. बेसिकली जब दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही हो तो उसे कहा जाता है इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड वन इज नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम देख रहे हैं अभी. जब नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस इन्वॉल्व हों विद सम कंट्री विद द गवर्नमेंटल फोर्स, उसे कहा जाता है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, लाइक हमास इज एंगेजिंग विद इजराइल. और इसके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन अप्लाई होती है. आर्टिकल 3 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. देयरफॉर इजराइल एंड हमास बोथ हैव टू ऑब्लाइज विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. तो ये तो बात हो गई कि कौन सा लॉ है. अब थोड़ा सा हिस्ट्री अभी देखते हैं, टाइमलाइन क्या चली. अब हमने देखा कि शुरुआत होती है जब हमास अटैक करता है इजराइल पे एंड लॉट ऑफ सिविलियंस वर किल्ड. पहला ऑब्जेक्टिव ही क्या है, दैट वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉम्बैटेंट्स एंड सिविलियन. कौन लड़ रहा है, कौन सिविलियन है. सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, सिविलियंस टारगेट नहीं होते. जबकि जो हमास ने अटैक किया, इट फेल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉम्बैटेंट्स एंड द सिविलियन. देयरफॉर दैट अटैक बाय हमास वाज इल्लीगल. सिमिलरली नाउ Israel has also dropped more than 6,000 bombs in Gaza. That is also a disproportionate use of force. It also breaches the Geneva Convention and therefore even that action is a war crime.
Then Hamas took some Israelis as hostage. That is also a war crime. You cannot target civilians, you cannot take civilians as hostage. इसे भी war crime कहा जाता है. Then अभी हमने लास्ट क्या देखा कि इजराइल ने नदरन गाजा में रहने वाले लोगों को 24 आवर्स की डेडलाइन दी थी टू इवैक्यूएट. नाउ ये भी एक वॉर क्राइम के अंदर आता है. क्यों? बिकॉज जो टाइमलाइन दी गई थी इजराइल के द्वारा दैट वाज इनइफेक्टिव. सब तरह से ब्लॉकेड है, एयर रूट नहीं चल रहे हैं, सी रूट्स नहीं चल रहे हैं, बहुत ही नैरो एरियाज में से मिलियन ऑफ पीपल वांट्स टू इवैक्यूएट. सो दैट वार्निंग, द टाइम फ्रेम दैट वाज गिवन वाज इनइफेक्टिव. इवन दैट इज अ ब्रीच ऑफ जेनेवा कन्वेंशन. सिमिलरली जो गाजा स्ट्रिप के ऊपर ब्लॉकेड लगा है, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, ये नहीं दिया जा रहा. मोर देन 2 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस. इसे हम कहते हैं दिस इज कलेक्टिव पनिशमेंट. जो लड़ाई हो रही है वो एक ग्रुप के अगेंस्ट हो रही है, बट इसका जो इम्पैक्ट है it is being bared by the civilian population close to 2 million people. So even the blockage that has been put around the Gaza Strip, that is also illegal and that also comes under war crime. It also violates international humanitarian law. तो देखिए दोनों ही साइड्स को इन ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट करनी होगी एंड इन वॉर क्राइम्स को परफॉर्म नहीं करना चाहिए. सिविलियंस की प्रोटेक्शन इज द मेन आइडिया ऑफ दिस एंटायर इंटरनेशनल लॉ. मूविंग अहेड, हमारे आज के पेपर में वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है. एज वी सेड, इस बार का जो थीम है दैट इज वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड. एंड दिस डे कॉल्स फॉर एन अर्जेंट एक्शन इन मैनेजिंग आवर वाटर वाइजली. हमें कुछ ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि हम वाटर को अच्छे से मैनेज कर पाएँ. बिकॉज इस आर्टिकल में ये शो किया गया है कि अगर वाटर मैनेज नहीं होगा तो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी खतरे में चली जाएगी. नाउ जब से क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीमिटीज़ आनी शुरू हुई हैं, कहीं पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ड्रॉट्स होते हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे अनसीजनल रेनफॉल आ रही है, कहीं पे बारिश हो ही नहीं रही है. इन एक्सट्रीमिटीज़ को देखते हुए प्रेजेंट टाइम में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत क्रिटिकल इशू बन चुकी है. वाटर अवेलेबिलिटी ह्यूमन बींग्स के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड एंड न्यूट्रिशन दैट इज सिवियरली अफेक्टेड बाय वाटर. आप इंडिया की बात कर लीजिए. इंडिया में हमारा 60% नेट सोन एरिया रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. बारिश आएगी तो एग्रीकल्चर होगा और ये 60% एरिया इंडिया की 40% टोटल फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है. रेन फेड एग्रीकल्चर डायरेक्टली वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड कर रहा है. सो अगर क्लाइमेट चेंज होगा, यही रेनफॉल अल्टीमेटली फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगी. तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना होगा जिससे कि ये जो रेन फेड प्रोडक्शन है ये और रिजिलियंट और सस्टेनेबल बन सके. और दूसरी तरफ अगर हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 72% ग्लोबल फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटेड एग्रीकल्चर. और जिसके एवरलास्टिंग डैमेजेस हो रहे हैं ऑन आवर इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी इससे अफेक्ट हो रही है. दे आर सीजनल रिवर्स ड्राइंग अप, वी आर गोइंग फॉर डीप एक्यूफायर्स. इसके इम्पैक्ट और डिवास्टेटिंग है. प्लस हम लगातार हमारी वाटर मैनेजमेंट पुअर रही है, मिस यूज़ ऑफ वाटर, पोल्यूशन, क्लाइमेट क्राइसिस, इन सब की वजह से हम ऑलरेडी हमारे फ्रेश वाटर सप्लाईज जो हैं उनको डिग्रेड कर चुके हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव ऑल्सो डिग्रेडेड आवर लैंड एंड दिस मेक्स द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम. 40% हमारे प्लैनेट की जो लैंड एरिया है वो डिग्रेडेड है. मतलब फार्मर्स के पास लेस प्रोडक्टिव लैंड है, पानी की कमी है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है, तो अपने आप खतरे में आ जाती है फूड सिक्योरिटी.
और जब ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहती हैं, ड्रॉट्स, फ्लड्स, एक्सेसिव रेनफॉल, ड्राई स्पेल्स, इन सब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, ग्रोइंग सीजन्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। सो अल्टीमेटली क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी तो फूड अवेलेबिलिटी भी कम होगी। और हमारे पास हर एक सिनेरियो में अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने अडेप्टिव मेजर्स नहीं लिए तो हर तरह की क्रॉप, चाहे राइस हो, वीट हो, खारिफ की मेज़ हो, हर तरह की क्रॉप की जो यील्ड है वो डिक्रीज होगी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी जो है वो कम होगी। सो फॉर दिस वी नीड some क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क, कोई क्लाइमेट का मॉडल हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा, सॉइल की करैक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, सो दैट जो रेन फेड फार्मर्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें और फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। नाउ द सोल्यूशन इज दिस कि अगर हम इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इससे फार्मर्स की लाइवलीहुड ट्रांसफॉर्म होता है। तो इरिगेशन के लिए हमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा, इरिगेशन कनाल्स को बिल्ड करना होगा, जो बनी हुई हैं उनको फिक्स करना होगा, डैम्स, पॉन्ड्स, डाइक्स, फ्लड बैरियर्स, इन सब को यूज़ करते हुए हमें एक स्ट्रॉन्ग, रिजिलिएंट और सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम बनाना होगा जो कि इन्वायरमेंटली वायबल भी हो। और ऐसे केस में माइक्रो इरिगेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सोशली सस्टेनेबल भी है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है और फाइनेंशियली भी वायबल है। तो माइक्रो इरिगेशन जैसी प्रैक्टिसेस को हमें और अडॉप्ट करना होगा। क्लाइमेट चेंज की अडैप्शन के लिए वी नीड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जैसे चेंजेस आ रहे हैं ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में, किस तरह के सीड्स को यूज़ किया जाए, किस तरह की इरिगेशन की जाए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमें परफॉर्म करना होगा। सॉइल की हेल्थ को एनालाइज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, रिजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम बनाया जाए। वी हैव टू फोकस ऑन दिस, वी हैव टू इम्प्रूव आवर वाटर एफिशिएंसी। देन फॉर ऑल ऑफ दिस वी नीड क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस आएगा तभी जो वॉलेटाइल वेदर कंडीशंस हैं इससे हम उभर पाएंगे, हम एक रेजिलियंस डेवलप कर पाएंगे। सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करना है, वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स लेकर आने होंगे, सोलर टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना होगा। एंड टू बिल्ड दिस रेजिलियंस वी विल नीड क्लाइमेट फाइनेंस। सो दिस इज़ द हाई टाइम दैट पॉलिसीज आर मेड जिससे कि इन चेंजिंग टाइम्स में, क्लाइमेट क्राइसिस के दौरान भी प्रोडक्शन बढ़े, हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर पाएँ, एक वाइबल इरिगेशन सिस्टम हमारे पास हो, वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है वो कम हो सके, पोल्यूशन कम हो सके। एंड दिस कमिटमेंट इज नीडेड जिससे कि ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल इन टुडेज पेपर, डू रीड अबाउट इट। लास्टली 2 लोकेशन बेस्ड आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो हेती ने यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया था लास्ट ईयर। बेसिकली हेती के अंदर बहुत डेडली गैंग वायलेंस चल रही है एंड टू कॉम्बैट इट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल इंटरवेंशन अप्रूव कर दी है। तो कीनिया वहाँ पे सिक्योरिटी मिशन चलाएगा जिससे कि हेती के अंदर ये जो गैंग वायलेंस चल रही है इसे रिड्यूस किया जा सके और वहाँ पे पीस और ऑर्डर मेंटेन किया जाए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लोकेशन। तो कैरेबियन सी में वी हैव अ आइलैंड हियर, ये एक आइलैंड है जिसका नाम है हिस्पैनियोला और इस आइलैंड के ऊपर 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो है हेती और दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक। देखो ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ, हमारे एशिया में एक आइलैंड है बोर्नियो, आप इसे लोकेट करेंगे अपनी एटलस में और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे बोर्नियो नाम के आइलैंड में कितने कंट्रीज़ हैं, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर ऑन बोर्नियो आइलैंड, प्लस वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, उनके नाम मुझे इस कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू डू दैट। सिमिलरली
करेबियन सी में एक आइलैंड है हिस्पैनियोला, जिसपे दो अलग कंट्रीज हैं, एक है हेती और दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक। सो लोकेट हेती ऑन योर एटलस। नेक्स्ट, वी ऑल नो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो नागोर्नो काराबाख रीजन से जुड़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी लंबे टाइम से हम इसे फॉलो कर रहे थे। एंड अब रिसेंट पिक्चर ये है कि अजरबैजान ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ है। जो एथनिक पीपल नागोर्नो काराबाख एरिया में रहते थे, दे हैव लेफ्ट दैट रीजन एंड गॉन बैक टू आर्मेनिया। एंड इसी के चलते अजरबैजान की प्रेसिडेंट ने नागोर्नो काराबाख की मेन सिटी में फ्लैग रेस किया था। तो ये पिक्चर आज इस पेपर में आई है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं। बहुत बड़ी मेजॉरिटी में एथनिक आर्मेनियंस इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। कुछ लोग इसे एथनिक क्लेंजिंग से भी रिलेट कर रहे हैं। सो वो सब हम पहले भी देख चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट, यू शुड नो अबाउट इट। बट करंट सिचुएशन ये है कि ये जो जहाँ पे पहले आर्मेनियंस थे, दे हैव गॉन फ्रॉम देयर एंड इसे गोस्ट सिटी भी अब कह रहे हैं, कम्प्लीटली खाली हो चुकी है। और यहाँ पे अब अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने अपना नेशनल फ्लैग रेज किया है। इम्पॉर्टेंट है लोकेशन। अपनी एटलस में अजरबैजान और आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख का ये जो एरिया है, इसे लोकेट करेंगे। कौन कौन से कंट्रीज़ अजरबैजान को बॉर्डर करते हैं, आर्मेनिया को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, कैस्पियन सी को अजरबैजान टच करता है, आर्मेनिया टच नहीं करता। तो कुछ मैप बेस्ड, लोकेशन बेस्ड चीज़ें आप इस एरिया से क्लियर करेंगे। So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.